मनय को बेबाकी से जाते हुए देख दक्ष ऊंची आवाज में कहता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा है? जब तक मैं ना बोलूं तब तक अपनी जगह पर ही रहो, नहीं तो तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। यह सुनकर मनय और उसके साथी रुक जाते हैं और दक्ष की तरफ देखने लग जाते हैं, जिसके बाद दक्ष आगे कहता है, इन सभी लड़कियों को छोड़ दो और बाकी के उन लड़कियों को भी छोड़ दो जिनको तुम्हारे पिता मोहनलाल ने अगवा करवाया है। मैं तुम्हें कुछ समय और जिंदा रहने दूंगा, वरना तुम मौत के लिए भीख मांगोगे। दक्ष की बात सुनकर मनय भड़क जाता है और कहता है, तुम शायद जानते नहीं हो कि मेरे पिता कौन है, वरना तुम मुझसे इस तरह बात नहीं करते। मनय ने इतना कहा ही था कि दक्ष अपनी जगह से गायब हो जाता है और वहां मौजूद सभी शूरवीर योद्धाओं की दर्द से कराहने के आवाज आती है और सभी जमीन पर गिर जाते हैं, जिस कारण उनके हाथों से सारी 9 लड़कियां छूट जाती है और वह सब अपने परिवार जन के पास चले जाते हैं और दक्ष वापस से अपनी जगह में दिखाई देने लगता है। यह सब देखकर मनय हैरान हो जाता है और अपने योद्धाओं को देखने लगता है और खुद से ही कहता है, इसकी रफ्तार तो बहुत खतरनाक है। लगता है मुझे जल्द से जल्द पिताजी के पास खबर भेजनी होगी, नहीं तो यह सरफिरा लड़का मुझे भी चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि इसने इन योद्धाओं पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। मनय यह सब सोच ही रहा था कि दक्ष उसके पास किसी भूत की तरह पहुंच जाता है और उसे घोड़े से नीचे पटक देता है और पास से उसकी स्पेस रिंग छीन लेता है और कहता है, कोई भी होशियारी नहीं। इसके बाद वह सभी गांव वालों को देखता है और कहता है, आप सभी अपने अपने घरों में चले जाइए। जिसके बाद सभी अपने अपने घरों में चले गए। अब वहां पर कोई भी गांव को सदस्य नहीं दिख रहा था। इसके बाद दक्ष बाकी के शूरवीर योद्धाओं के पास जाता है और उन सभी की शक्तियों को उनके शरीर से बाहर निकालने लगता है, जिस वजह से उन सभी को बहुत ही दर्द हो रहा है और वह सभी चीखने चिल्लाने लगे। मनय यह सब देखकर डर गया और खुद से ही कहता है, यह कैसे हो सकता है? यह लड़का इनके शरीर से इनकी शक्तियों को बाहर कैसे निकाल सकता है? अब तो यह सभी योद्धा एक मामूली इंसान ही रह गए। अब तो इन्हें कोई भी जान से मार सकता है। इसके बाद दक्ष मनय की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए जाने लगता है, जिसे देखकर मनय की धड़कनें बढ़ने लगती है और वह दक्ष को देखते हुए कहता है, देखो, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मेरे पिता तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे। इसके लेकिन दक्ष तो उसकी तरफ बढ़ते ही जा रहा है। दक्ष को अपनी तरफ बढ़ते देख मनय वहां से दौड़ते हुए भागने लगता है, लेकिन दक्ष उसकी तरफ सिर्फ देखता रहता है। तभी मनय भागते भागते किसी चीज से टकराकर रुक जाता है और गिर जाता है। मनय जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कौन है जिसने मुझे रोकने की कोशिश की है? तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई देता है, झिंगुर, पहले अपना सर उठाकर देख कि सामने कौन है, फिर बताता हूं कि मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का क्या अंजाम होता है। उस भारी आवाज को सुनकर मनय अपना सर ऊपर उठाकर देखता है कि सामने कौन है। जैसे ही वह अपना सर उठाता है तो उसके चेहरे का नक्शा ही बदल जाता है। मनय के सामने शेरू खड़ा हुआ है और शेरू के पीछे 4 शेर और खड़े हुए हैं, जिन्हें शेरू लेकर आया है। दक्ष के कहने पर मनय ने शेरू को देखते हुए खुद से ही कहता है, 10वें स्तर का शेर और उसके 4 साथी शेर, यह 4 शेर भी कम ताकतवर नहीं है। यह सब सोचते सोचते मनय धीरे धीरे पीछे घिसटते हुए हटने लगता है, लेकिन वह पीछे दक्ष से टकरा जाता है और रुक जाता है और फिर डर भारी नजरों के साथ शेरू और दक्ष को बारी बारी से देखने लगता है और कपकपाती आवाज में कहता है, देखो, अगर तुमने कोई भी नुकसान पहुंचाया तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। मनय की बात खत्म होने के बाद दक्ष एक जानलेवा हंसी के साथ कहता है, और तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारे पिता साथ क्या करूंगा, और मैं तुमसे, तुम्हारे बाप से और तुम्हारे विक्रम सिटी के किंग से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। इसलिए मुझे वह सब कुछ बताने जाना जो मैं तुमसे पूछते जाऊं, समझे, वरना मैं तुमको इन सभी
जानवरों को स्वादिष्ट भोजन के तौर पर परोस दूंगा। दक्ष की बात सुनकर सभी शेरों के मुंह में पानी आने लगा और मनय को लालची नजरों से देखने लगे। शेरों की लालची नजरों को देखकर मनय अंदर तक हिल जाता है और डर भरी आवाज में कहता है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो मुझसे? दक्ष फिर मनय को देखते हुए कहता है, बताओ, लापता हुई लड़कियां कहाँ पर है और इन सब के पीछे किसका हाथ है? दक्ष का सवाल सुनकर मनय का शरीर जम जाता है और फिर कुछ देर सोचने के बाद कहता है, मुझे नहीं पता है, तुम किस बारे में पूछ रहे हो? तो तुम यहाँ पर लड़कियों को अगवा करने के लिए क्यों आए थे? दक्ष गुस्से से कहता है और फिर शेरू को बिना देखे ही कहता है, शेरू जाओ और इसके साथ आए एक योद्धा को मिलकर खा जाओ। दक्ष की बात सुनकर शेरू और उसके साथी तेजी से एक मरे हुए योद्धा जिसे दक्ष ने मारा था उसके पास जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं और पल भर में ही उसे खा जाते हैं। उस योद्धा के शरीर के हाल को देखकर मनय की हालत खराब होने लग जाती है और फिर दक्ष आगे कहता है, अगर तुमने फिर से कोई गलत जवाब दिया तो इस बार एक की जगह पर 2 योद्धाओं की जान जाएगी और फिर 4, इसके बाद सबकी जान जाएगी। ओए, यह सब तुम्हारे जवाबों पर निर्भर करती है, इसलिए सोच समझकर जवाब देना। तो बताओ, सभी लड़कियां कहाँ पर है? मनय डरते हुए कहता है, उन सभी को पिताजी ने छुपा कर रखा हुआ है, जिसकी खबर सिर्फ उनको ही है, इसके बारे मुझे कुछ भी पता नहीं है। अगला सवाल, तुम यहाँ पर किसके कहने पर आए थे? लड़कियों को अगवा करने के लिए दक्ष आगे पूछता है, जिसका जवाब देते हुए मनय कहता है, मैं यहाँ पर विनय के कहने पर आया था। उसके कुछ दोस्त आए हुए हैं अलग अलग दलों से मुकाबला देखने के लिए, जिनके मनोरंजन के लिए विनय हमें इस गांव से 10 लड़कियों को लाने का आदेश दिया था। ठीक है, अब आखिरी सवाल, इन लड़कियों के लापता होने के पीछे किसका हाथ है? दक्ष आखिरी सवाल मनय से करता है। इस सवाल को सुनकर मनय जम जाता है और अंदर तक हिल जाता है और मन में कहता है, अगर इसका जवाब मैं दिया तो पिताजी मुझे बहुत बड़ी सजा देंगे, लेकिन नहीं दिया तो यह लड़का मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन सच बताया तो कम से कम जिंदा तो रहूंगा। इतना सोचकर वह अपना मुंह खोलता है और कहता है, विक्रम सिटी के सेना के सेनापति और मेरे पिता मोहनलाल का। इतना सुनने के बाद दक्ष शेरू से कहता है, शेरू, अपने साथियों के साथ एक तरफ खड़े हो जाओ और जब सब मारे जाएंगे तब सभी की लाशों को लुफ्त उठाना। जिसके बाद शेरू अपने 4 साथियों के साथ एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद दक्ष तेज आवाज में सभी गांव वालों को बाहर बुलाता है और सभी के आने के बाद सभी को देखते हुए कहता है, आप सभी के गांव से लापता हुई लड़कियों के पीछे इन सभी का भी हाथ है, इसलिए आप जैसे चाहे वैसे इनको सजा दे सकते हैं, चाहो तो जान से भी मार सकते हो और चिंता मत मरो, यह सभी बहुत कमजोर है, यह सब आप सभी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए जो करना है वो करो। दक्ष की बात सुनकर सभी गांव वालों के चेहरे पर गुस्सा, नाराजगी, बहुत सारे भाव दिखने और लोगों ने आपस में एक दूसरे को देखने लग गए। जिसके बाद भीड़ में खड़ी वह औरत जिसके घर में दक्ष रुका हुआ है, वह आगे आते हुए कहती है, मैं इन सब को जान से मार डालूंगी, इन सब की वजह से ही मेरी बेटी मुझसे दूसर हो गई है। इतना कहकर वह पास से ही एक डंडा उठा लेती है और एक योद्धा के पास जाकर उसे पीटने लगती है। इसके बाद तो सभी लोग भी आगे बढ़कर सभी को पीटने लगते हैं और मार डालो, मार डालो, मार डालो चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद वहां पर लोगों का भीड़ जुड़ जाती है और उस भीड़ ने उन 9 योद्धाओं को जान से मार डाला। उन योद्धाओं बहुत मिन्नतें की कि उन्हें छोड़ दे, लेकिन गांव वालों ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और उन्हें अपने हाथों से ही मार डाला। उन 9 योद्धाओं को मारने के बाद उन लोगों ने दक्ष से सामने जमीन पड़े मनय की तरफ देखने लग गए। तभी एक लड़की ने मनय को देखते हुए कहा, इस मनय, आज मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगी, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान गई, आज मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। इसके बाद एक लड़का भी मनय की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी बहन भी तुम्हारी
हवास का शिकार बनी मई भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसके बाद तो सभी मनय को देखकर कहते हैं, मार डालो इसे, मार डालो इसे, इसे जिंदा नहीं छोड़ना इसे। इतना कहने के बाद सभी लोग मनय की तरफ बढ़ने लगते हैं। मनय सभी लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखकर दक्ष को देखते हुए कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे सवालों का सही जवाब दूंगा तो तुम मेरी जान बख्श दोगे, और अब तुम अपने कहे से मुकर रहे हो। दक्ष कहता है, मैंने यह कहा था कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, मैंने यह नहीं कहा था कि गांव वाले तुम्हें जान से नहीं मार सकते हैं। इसके बाद मनय अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अपने शरीर से शक्तियां निकालने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग रुक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्हें थोड़ा बहुत लड़ना आता है, जिनकी शक्तियां छठे या फिर 5वें स्टार की है, वह भी अपनी सारी शक्तियां निकालने लगते हैं और कहते हैं, हमारी ताकत भले ही तुमसे बहुत कम है, लेकिन आज हम तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। तुम लोगों ने हमारी जिंदगी नरक बनाकर रख दी है और इसका हिसाब आज हम तुम्हारी मौत से करेंगे। इसके बाद मनय गांव वालों की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, ठीक है, फिर आज मैं भी तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन वह और आगे बढ़ते उससे पहले उनसे बहुत दूरी से एक एक भारी आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ, जो जहां पर है वहीं पर रुक जाओ। उस आवाज को सुनकर दक्ष धीरे से खुद से ही कहता है, आखिर यह बाहर आ ही गया, मैं भी तो देखूं आखिर यह कौन है जिसने खुद की शक्तियों को छुपाकर रखा हुआ था। उस आवाज को सुनकर सभी लोग रुक जाते हैं और सभी उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं। तभी सभी को दिखाई देता है कि एक इंसान हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ ही आ रहा है। उस इंसान को देखकर मनय के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और घमंड भरी नजरों से दक्ष को देखने लगता है, जो इस वक्त उस इंसान को ही देखे जा रहा है। वह इंसान धीरे धीरे गांव वालों और मनय के बीच में उतरता है और गांव वालों की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। यह एक अधेड़ उम्र का इंसान है, जिसके बाल सफेद, थोड़े सफेद भी हो गए हैं और उसकी पीठ पर एक चांदी के रंग का भाला भी है। वह इंसान गांव वालों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सब यह क्या करने जा रहे हो? तुम्हें पता भी है यह सेनापति का बेटा है और साथ ही मेरा पोता भी है। तभी एक इंसान सामने आते हुए कहता है, मनोहर जी, आप यहाँ से चलाए जाइए, यह मामला हमारे और सेनापति के बेटे के बीच का है। हमारा आपसे कोई भी बैर नहीं है, हम बस अपना बदला ले रहे हैं। और अगर आप भी हमारे सामने आते हैं तो मुझे कसम है अपनी मरी हुई बेटी की, मैं आपका भी सामना करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज तो मैं इस मनय को यहाँ से सही सलामत नहीं जाने देने वाला, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उस इंसान की बात सुनने के बाद मनोहर आसपास देखने लगता है तो उसे बहुत से योद्धा जमीन पर मरे हुए दिखाई देते हैं और फिर उसकी नजरें एक तरफ चुपचाप खड़े बैठे 5 शेरों की तरफ चली जाती है, जिन्हें देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं और वह गांव वालों को देखते हुए कहता है, सभी लोग जल्द से अपने घरों में चले जाओ, यह शेर तुम लोगों पर कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन मनोहर देखता है कि गांव वाले उसकी बात नहीं मान रहे हैं। तभी वह 5 शेरों को गौर से देखता है और कहता है, सबसे आगे वाला शगेर 10वें स्तर का है और बाकी के 4 शेर उससे कमजोर हैं, जो उसका ही कहा मानते होंगे। लेकिन यह 5 शेर इतने शांत क्यों हैं? लेकिन यह कैसे हो सकता है? इनके ऊपर तो कोई वशीकरण भी नहीं है और ना ही यह सब किसी के बस में है, फिर भी यह सब गांव वालों के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। तभी मनय मनोहर की तरफ देखते हुए कहता है, दादाजी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। यह सब गांव वाले एक अजनबी के कहने पर हमला करने जा रहे हैं, जबकि मैंने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। मनय की बात सुनकर मनोहर देखता है कि मनय ने यह सब एक लड़के की तरफ देखकर कहा है, जिस वजह से वह दक्ष की तरफ देखने लगता है
और वह दक्ष को देखते हुए कहता है, लड़के क्या तुमने इन गांव वालों को बहकाया है? तुम्हें पता भी है इसकी मैं तुमको क्या सजा दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद मनोहर के शरीर से बहुत सारी शक्तियां निकलने लगती है, जिसे देखकर दक्ष कहता है, महासम्राट योद्धा। दक्ष को देखते हुए मनोहर आगे कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी शक्तियां एक विद्वान लेवल की है, फिर भी तुमने गांव वालों को अपनी बात में फंसा लिया है और लगता है यह 5 शेर भी तुम्हारे ही है। लेकिन तुमने इतने शेरों को अपने साथ किया कैसे बिना मानसिक जुड़ाव के? लेकिन यह संभव ही नहीं है। दक्ष हंसते हुए कहता है, जब गांव की लड़कियों को आपका पोता यहाँ से लेकर जा रहा था तब आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जब बात आपके पोते पर आई तो आप अपने अपने पोते के बचाव में आ गए। यह ठीक बात नहीं है। एक योद्धा का धर्म होता है कमजोरों की मदद करना, रक्षा करना, उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ना, ना कि बुराई का साथ देना। दक्ष की बात मनोहर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह मनय की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने गलती तो की है और इसकी सजा मैं तुम्हें सेनापति से जरूर दिलवाऊंगा। इसके बाद वह दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, मैं यहाँ पर आज ही आया हूँ, इसलिए अब से इस गांव की सारी जिम्मेदारी उठाता हूँ, लेकिन तुम किसी को भी ऐसे ही नहीं मार नहीं सकते हो। यह एक जानवर की निशानी है। मनोहर की बात सुनकर दक्ष कहता है, इंसान तो जानवर से भी बदतर होते हैं, इसकी तुलना जानवरों से नहीं की जा सकती है और आपका पोता तो जानवरों से भी बदतर है। शायद आपको पता नहीं है कि आपके पोते ने इस गांव की बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, इसलिए इसका फैसला गांव वालों को ही करने दीजिए। आप और मैं इनके बीच नहीं पड़ते हैं। लेकिन मनोहर ऊंची आवाज में कहता है, यह गांव विक्रम सिटी के किंग के निगरानी में आता है और किसे मौत की सजा देनी है उसका फैसला सिर्फ वही कर सकते और कोई नहीं। और अगर कोई इस कानून को तोड़ता है तो उसे बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। इसके बाद एक औरत भीड़ से बाहर आती है और कहती है, आपका यह पोता बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और आप इसे बचाना चाहते हैं। और आपका बेटा सेनापति मोहनलाल और ट्रेनर अनुज दोनों ही आपके पोतों के गलत कामों में पूरा साथ देते हैं, जिस वजह से कोई भी इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता है। जब से आप गांव छोड़कर गए हैं तब से इस गांव से और आसपास के सभी गांव से बहुत सारी लड़कियां लापता होती जा रही है, लेकिन विक्रम के किंग सेनापति, ट्रेनर और वहां के अधिकारी कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। और आज फिर आपका पोता यहाँ से लड़कियां ले जाने आया था, लेकिन इस नौजवान लड़के ने हमारी मदद की नहीं तो आज 10 लड़कियां और इस गांव से लापता हो जाती। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि सेनापति मोहनलाल इस मामले में कुछ भी नहीं करते और उल्टा हम पर ही कहते कि हमने तो लड़कियों को सही सलामत गांव तक पहुंचा दिया था। इसके बाद एक बूढ़ा इंसान सामने आता है जो लकड़ी की मदद से चल रहा है। वह सामने आता है और मनोहर से कहता है, आपके कमाए हुए सारी इज्जत सम्मान को आपके बेटों और पोतों ने मिट्टी में मिला दिया है। अब कोई भी आपके परिवार की इज्जत नहीं करता है और यहाँ तक कि आपकी पत्नी को भी विक्रम सिटी से निकाल दिया गया है, वह भी धक्के मारकर। इसके बाद तो एक एक करके सभी लोग मनोहर अब तक घटी सभी बातें सुनाने लगे, जिसे सुनकर मनोहर के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। लेकिन यह गुस्सा गांव वालों के लिए नहीं है बल्कि विक्रम सिटी के अधिकारियों के लिए है। और अब तो गांव वालों की बातें उनके कानों तक में गूंजने लगी, जिस वजह से उसने चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ सब लोग। जिसके बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं और कुछ देर के बाद मनय कुछ सोचकर उस शांति को तोड़ते हुए कहता है, दादाजी आपको मेरी जान बचानी होगी। मैं आपका पोता हूँ, आपके वंश का अंश हूँ। लेकिन तभी मनोहर मनय की बात बीच में ही रोकते हुए कहता है, चुप, एकदम चुप, आगे एक भी शब्द मत बोलना वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इतना कहने के बाद वह गांव वालों को देखते हुए कहता है, मेरी पत्नी कहाँ है? इसके बाद एक आदमी सामने आता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है, मनोहर जी हम विक्रम सिटी के लोगों की तरह नहीं है
और हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आपके बच्चों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। आपने आज तक जितनी भी इज्जत कमाई थी वह सब आपके बच्चों ने ताकत के घमंड में गंवा दी है, और ताकत के घमंड के चलते ही उन्होंने आपकी पत्नी को विक्रम सिटी से निकलवा दिया। जब हमें पता चला कि आपकी पत्नी को आपके बच्चों ने घर से निकाल दिया है, हमने उन्हें इस गांव में ले आए, लेकिन अपने परिवार और बच्चों से दूर होने का गम उनको हर दिन सताती रही, और इसी गम के चलते एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। हमने उनका गांव के कब्रिस्तान में दाह संस्कार किया है। मनोहर आंखों अब तक लाल हो चुकी है गांव वालों की बात सुन सुनकर। इसके बाद मनोहर अपने पोते मनय की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, क्या मैंने जो सुना वह सब कुछ सच है? अपने दादाजी की लाल आंखों को देखकर मनय अंदर तक डर जाता है, लेकिन वह हिम्मत करते हुए बोलता है, मैं नहीं जानता आप किस बारे बात कर रहे हैं। मनोहर फिर मनय से बोलता है, तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए सच सच बोलना, वरना मैं तुम्हें इन गांव वालों के हवाले कर दूंगा। फिर इसके बाद क्या होगा तुम अच्छे से जानते हो। इसके बाद मनय कहता है, हाँ यह सब लोग सच कह रहे हैं, लेकिन इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। इन सब के पीछे पिताजी का हाथ है, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तुम्हारी आंखों में झूठ साफ साफ दिखाई दे रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर भी मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, लेकिन तुमने जो काम किया उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना कहने के बाद वह दक्ष की तरफ देखने लगता है और दक्ष से कहता है, तुम्हारे पास कोई तरकीब है जिससे मनय की जान भी ना जाए और इसे सजा भी मिल जाए? इसके बाद दक्ष धीरे से मुस्कुराता है और मनोहर से कहता है, हाँ है ना कहो तो करके दिखाऊं। इतना कहने के बाद दक्ष मनय की तरफ बढ़ने लगता है। मनय अपनी तरफ दक्ष को आते हुए देखकर अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहता है, दादाजी नहीं नहीं, यह मुझे जीते जी मार डालेगा। इससे अच्छा तो आप मुझे एक झटके में ही मार डालो। तभी उसके गाल में एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, जिससे उसका गाल लाल हो जाता है। मनय की बात सुनकर मनोहर के अंदर एक अजीब सा एहसास होता है और खुद से ही कहता है, यह लड़का कुछ अजीब है। जब मैं आया था तब मुझे इसके अंदर से कोई भी शक्तियां महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जब यह मनय की तरफ बढ़ रहा है तो इसकी शक्तियां मुझे महसूस हो रही है, और वह शक्तियां धीरे धीरे बढ़ रही है और रुक ही नहीं रही है। शूरवीर, महाशूरवीर, विद्वान, महाविद्वान, सम्राट। क्या यह एक सम्राट स्तर का योद्धा है? वह भी इतनी कम उम्र में। लेकिन यह कैसे हो सकता है? इतनी कम उम्र में यह एक सम्राट योद्धा कैसे बन सकता है? जहां तक मुझे पता है, आज तक मैंने किसी ऐसे नौजवान योद्धा के बारे में नहीं सुना है जिसकी शक्तियां एक सम्राट योद्धा स्तर की हैं। कहीं यह मनय को जान से तो नहीं मारने वाला है? अगर इसने मनय को जान से दिया तो पूरी विक्रम सिटी इस लड़के को जान से मारने के लिए इसके पीछे पड़ जाएगी, और मैं ऐसे योद्धा को जान से नहीं मरने दे सकता हूँ। मनोहर कुछ देर और सोचता है और फिर दक्ष को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ लड़के, उसे जान से मत मारना वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन दक्ष नहीं रुकता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, और फिर उसके बाद दक्ष फिर नीचे गिरे मनय के ऊपर अपना हाथ लहराता है, जिसके बाद मनोहर देखता है कि मनय के शरीर से हरे रंग की शक्तियां निकल रही है, और एक हरे रंग के हीरे में वह सब शक्तियां बदल रही है, और मनय जोर जोर से चिल्ला रहा है और चिल्लाते हुए कह रहा है, दादाजी इस लड़के को रोकिए, यह मेरी सारी शक्तियां छीन रहा है। दादाजी 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 बचाइए मुझे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मनय की सारी शक्तियों को दक्ष उसके शरीर से बाहर निकाल चुका था, और फिर दक्ष उस हीरे को शेरू की तरफ फेंकते हुए कहता है, लो यह एनर्जी कोर तुम्हारे लिए है, इससे अपनी ताकत और बढ़ाओ और अपने साथियों से कहो कि बाकी की लाशों को वह खा सकते हैं। इसके बाद मैं उन्हें बाकी के एनर्जी कोर भी दूंगा, जिसके बाद वह सभी शेर भी उन सभी लाशों को खाने लग जाते हैं और कुछ ही देर में उन सभी लाशों को खाकर खत्म
कर देते हैं। इसके बाद फिर दक्ष अपने पास से 10 एनर्जी कोर निकालता है और उन सभी को 2-2 एनर्जी कोर बांट देता है। यह सब कुछ होते हुए मनोहर ने जब अपनी आंखों से देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि कोई 10वें स्तर का जानवर कैसे कोई इंसान को अपना मालिक मान सकता है। यह तो मुमकिन ही नहीं है। बात ऐसी है कि 6 स्तर तक के जानवर ही अपना मालिक खोजते हैं, लेकिन उसके ऊपर के कोई भी जानवर भी अपना मालिक नहीं खोजते हैं और ना ही किसी को अपना मालिक मानते हैं। अगर 20वें स्तर के ऊपर का योद्धा उन्हें मिलता है तब ही ऐसा मुमकिन है, वरना नहीं। इसका मतलब यह है कि यह मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसकी शक्तियां तो महज एक विद्वान जितनी लग रही है। 1 मिनट कहीं यह लड़का उस समूह का तो नहीं है जिनसे कोई भी पंगा नहीं लेता है, लेकिन वह सब तो अपने ताकत के घमंड में लोगों के ऊपर अपना हुक्म जताते हैं, लेकिन यह उनके जैसा नहीं है, ना ही उन लोगों की तरह बर्ताव करता है। फिर यह किस समुदाय या दल का लड़का है जिसके पास ऐसी काबिलियत है? लगता है मुझे ही इससे बात करनी होगी। इसके बाद दक्ष सभी गांव वालों को देखते हुए कहता है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने अपने घर में चले जाइए। मैं इस सेनापति के बेटे को अपनी तरह से संभालता हूँ, मैं इसे मौत से भी बदतर सजा दूंगा। दक्ष की बात सुनकर सभी उसकी बात को मान जाते हैं और सभी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद मनोहर दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात है, तुम्हारा कहा यहाँ के सभी लोग मानते हैं और तुम्हारी वजह से ही इन गांव वालों के अंदर हिम्मत आई है कि वह अपना बदला ले सके। लेकिन किंग के खिलाफ जाना कहीं से भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर यहाँ के किंग मेरे दोस्त विक्रम वेदी होते तो आज इनकी हालत बहुत अच्छी होती। लेकिन मुझे पता चला कि उन्होंने विक्रम सिटी की राजगद्दी छोड़ दी है और माउंटेन विलेज के पास के पहाड़ी इलाके में अपना बसेरा बना लिया है और वह वहां की बहुमूल्य जड़ी बूटियों की हिफाजत कर रहे हैं अपने पिता विनायक वेदी की आत्मा के साथ। मनोहर की बात सुनने के बाद दक्ष को विक्रम वेदी की याद आ जाती है और कहता है, विक्रम वेदी, हाँ मैं भी उनको जानता हूँ, वह एक सुलझे हुए इंसान है, लेकिन उनके बच्चों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। दक्ष की बात को सुनकर मनोहर खुशी से कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम उनको जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ और उनके शिष्य और आपके बड़े पोते अमर को भी जानता हूँ, वह भी बहुत काबिल योद्धा है। एक दिन वह आपसे भी ज्यादा नाम और शोहरत कमाएगा और आपको उसके ऊपर बहुत गर्व होगा। दक्ष मुस्कुराते हुए मनोहर से कहता है। दक्ष की बात सुनकर मनोहर के चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं और वह दक्ष को देखते हुए कहता है, तुम यह सब कैसे जानते हो? यह बात तो सिर्फ मैं, विक्रम और अमर को बस पता है कि अमर मेरा पोता है। मुझे लगा यह बात सभी को पता होगी, लेकिन आपके चेहरे को देखकर लगता है कि आपके पोते के बारे में किसी को भी पता नहीं है, हमारे अलावा। दक्ष मनोहर से कहता है। दक्ष की बात सुनकर मनोहर कहता है, हाँ तुम सही है, लेकिन मैं इस राज को सबके सामने विक्रम सिटी में होने वाले मुकाबले में सबके सामने बोलता चाहता था कि मेरे पोते भी मेरे जैसे ही महान योद्धा है, लेकिन मेरे एक पोते को छोड़कर सभी लोग घमंडी, पापी और उससे भी बदतर इंसान है। इतना कहकर वह फिर मनय की तरफ देखता है, जो उसकी बात सुनकर सदमे में है कि उसका एक बड़ा भाई भी है। फिर मनोहर उसे गले से पकड़ता है और हवा में उठा लेता है, जिसके बाद मनोहर की हाथ से आग निकलती है और उसे पल भर में ही जलाकर राख में बदला देता है। ओए कहता है, इस जैसे पोते का मर जाना ही बेहतर है जो इंसानियत के नाम पर कलंक हो। इसके बाद दक्ष भी मुस्कुरा देता है और कहता है, आपको कल विक्रम सिटी जाकर अपनी पत्नी के लिए न्याय मांगना चाहिए और अगर विक्रम सिटी आपको न्याय नहीं देता है तो आपको ही वहां न्यायाधीश बनना होगा, ताकि आगे से किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो। मनोहर समझ जाता है कि दक्ष क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद मनोहर कहता है, तुम तख्ता पलट की बात कर रहे हो जो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन दक्ष तो वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है, जिसके बाद मनोहर उसे जाते हुए देखता है
और कहता है पता लगाना होगा कि यह कहाँ से आया हुआ है। इसके बाद वह अपने स्पेस रिंग एक कागज कलम निकालता है और उसमें दक्ष की तस्वीर बनाता है और एक चमगादड़ को बुलाता है और उसे वह कागज पकड़ाते हुए कहता है यह कागज दीनानाथ को दे आओ माउंटेन सिटी। इसके बाद वह चमगादड़ वहां से रात के अंधेरे में उड़ते हुए गायब हो जाता है। वहां से बहुत दूर माउंटेन सिटी के एक घर के अंदर दो लोग कुर्सियों में बैठे हुए हैं, एक आदमी और एक औरत। यह दोनों दीनानाथ और बिंदिया है और उनके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जो दिखने में नौजवान है, जिसकी आंखों में आंसू है। बिंदिया उस लड़के को देखते हुए कहता है बच्चे तुम कौन हो और इस वक्त हमसे मिलने क्यों आए हो और तुम्हारी शक्ल मेरे बेटे से इतनी मिलती जुलती क्यों है। वह लड़का फिर घुटनों में बैठ जाता है और कहता है मेरा नाम दीबा है। यह सुनकर दीनानाथ और बिंदिया दोनों एक साथ कहते हैं दीबा दीबा क्या सच में तुम दीबा हो। जिसके बाद बिंदिया आगे बढ़ते हुए उस लड़के के चेहरे को छूते हुए कहती है क्या तुम सच में दीबा हो। हाँ दादी मैं दीबा हूँ आपका पोता। इतना कहने के बाद बिंदिया उसे गले लगा लेती है और फिर दीबा के माथे को चूम लेती है और फिर उसे दीनानाथ से मिलाते हुए कहती है इनसे मिलो यह तुम्हारे दादाजी है। इसके बाद दीबा दीनानाथ से भी मिलता है और फिर दीनानाथ बिंदिया को देखते हुए कहता है हमने जिस लड़के को गोद लिया था क्या यह उसका बेटा है। बिंदिया हमें जवाब देते हुए कहती है हाँ यह उसी का बेटा है और हमारा पोता है और उसे गोद लिया बेटा मत कहो वह हमारा बेटा है। ठीक है यह हमारे बेटे का बेटा है और हमारा पोता ठीक है। अब दीनानाथ हंसते हुए कहता है। इसके बाद दीनानाथ दीबा को देखते हुए कहता है तुम अकेले आए हो तुम्हारे माता पिता नहीं आए हैं। जिसके जवाब में दीबा कहता है वह दोनों पहाड़ी औषधालय गए हुए जिसकी स्थापना कुछ दिनों पहले हुई है, जो इलाका विक्रम वेदी के अंतर्गत आता है। उन्हें पता चला कि वहां पर बेहतू से बहुमूल्य औषधि मिलते हैं और वहां पर रोगियों का मुफ्त इलाज होता है, इसलिए वह दोनों वहां पर नौकरी मांगने गए हैं क्योंकि उन्हें लोगों का इलाज करना पसंद है। पिताजी बस कभी कभी जासूसी का काम कर लेते हैं। जब आप दोनों उन्हें कहते हैं तो हाँ जासूस से याद आया पिताजी आप लोगों को कुछ बताने को कहा है। आप लोगों ने जिस लड़के के बारे पता लगाने को कहा था उसके बारे में मैंने और पिताजी ने पता किया है। उस लड़के का नाम दक्ष है और पहली बार उसे माउंटेन विलेज के पास ही देखा गया है और माउंटेन विलेज के लोगों का कहना है कि वह अपने घर से बहुत दूर आ गया है और उसे अपने घर जाने का रास्ता पता नहीं है और वह नहीं जानता है कि वह माउंटेन विलेज के पास कैसे आया है और वह एक बहुत ही ताकतवर योद्धा जान पड़ता है, लेकिन उसकी शक्तियां का कोई भी स्तर नहीं है। उसकी शक्तियां कभी ज्यादा होती है तो कभी कम। वह अपनी शक्तियों को छुपा कर रखता है और जरूरत पड़ने पर ही उनका इस्तेमाल करता है। बस हमें इतनी ही जानकारी मिली है उस दक्ष नाम के लड़के के बारे में। वह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक चमगादड़ आ जाता है जिसके पास एक कागज भी है। उस कागज को पकड़कर दीनानाथ कहता है यह खत तो मनोहर का चमगादड़ जान पड़ता है, लेकिन वह बुढ़ा इतने दिनों बाद मुझे क्यों याद कर रहा है। लगता है जरूर कुछ हुआ है उसके साथ। दीनानाथ की बात सुनकर बिंदिया कहती है जल्दी खोलो खत को, शायद कुछ जरूरी काम होगा, तभी तो उसने इतनी रात को खत भेजा है और मुझे भी पढ़कर सुनाओ। इसके बाद फिर दीनानाथ उसे खोलता है और उसमें दक्ष की तस्वीर को देखकर कहता है दक्ष। दीनानाथ के मुंह से दक्ष नाम सुनकर दीबा और बिंदिया दीनानाथ को देखने लगते हैं। जिसके बाद बिंदिया कहती है क्या हुआ तुमने दक्ष का नाम क्यों लिया। इसके बाद दीनानाथ उस खत को बिंदिया को देते हुए कहता है तुम खुद ही देख लो। जिसके बाद बिंदिया और दीबा भी दक्ष की तस्वीर को देखकर दक्ष का नाम लेते हैं। इसके बाद बिंदिया दक्ष की तस्वीर के नीचे लिखे कुछ शब्दों को पढ़ने लगती है। इस लड़के का नाम दक्ष है और यह कल विक्रम सिटी में कुछ बहुत बड़ा कांड करने की फिराक में है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस लड़के का निशाना मेरे दोनों बच्चे और पोते और साथ ही विक्रम
वेदी के बच्चे और पोते भी शामिल है। यह लड़का कहीं से भी मामूली नहीं लग रहा है। इसके पास एक 10वें स्तर का शेर है और 4 उससे कम स्तर के हैं। इसलिए तुम विक्रम को लेकर विक्रम सिटी पहुंच जाओ, वरना यह लड़का विक्रम के पूरे वंश को ही खत्म कर देगा और साथ ही बिंदिया को भी ले आना। अगर तुम तीनों यहाँ आते हो तो शायद हम उसे रोक पाए। तुम्हारा दोस्त मनोहर। उस खत को पढ़ने के बाद बिंदिया दीबा और दीनानाथ को देखने लगता है, जिनके चेहरों के होश उड़े होते हैं। इसके बाद दीनानाथ वहां से जाने लगता है और कहता है, बिंदिया मैं विक्रम को लेने जा रहा हूं और तुम कुछ लोगों का इंतजाम करो। मैं आते समय हो सका तो माउंटेन विलेज से शेरा को भी लेते आऊंगा। ठीक है। इतना कहने के बाद वह वहां से गायब हो जाता है। दीनानाथ के वहां से जाने के बाद बिंदिया दीबा को देखते हुए कहती है, लगता है विक्रम सिटी के राजा और सेनापति ने उस लड़के को नाराज कर दिया है। अब तो वह लड़का बहुत बड़ी तबाही मचा कर रख देगा पूरे विक्रम सिटी पर। अब तो सुबह विक्रम सिटी के मुकाबले के मैदान में बहुत सी लाशों का सैलाब देखने को मिलने वाला है। दीनानाथ सुबह होने से पहले ही रात को ही अपने सुनहरे घोड़े पर बैठकर उड़ते हुए पहाड़ी के ऊपर बने औषधालय में पहुंच जाता है और वहां पर वह विक्रम वेदी को खोजने लगता है। लेकिन अमर उसे बताता है कि वह अभी व्यस्त है और वह सुबह ही सबसे मिलेंगे। लेकिन दीनानाथ अमर को देखते हुए कहता है, जाओ और विक्रम से कहो कि उसका दोस्त दीनानाथ आया के मदद के लिए, और उससे यह भी कहना कि विक्रम सिटी में मनोहर को उसकी बहुत जरूरत है। उसी ने यह संदेश भिजवाया है। मनोहर का नाम सुनकर अमर के कान खड़े हो जाते हैं और वह कहता है, क्या हुआ है दादाजी को? क्या वह मुसीबत में है या फिर किसी ने विक्रम सिटी और मेरे परिवार पर बुरी नजर डाली है? यह सब कहते कहते अमर के शरीर से विद्वान स्तर की शक्तियां निकलने लगती है। यह देखकर दीनानाथ खुद से कहता है, क्या यह लड़का मनोहर का पोता है? लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैंने उसके पोतों को देखा है, वह तो बहुत ही बेकार है। लेकिन यह कुछ अलग है, लगता है यह उसका वही पोता है जिसे वह सबकी नजरों से छुपा कर रखा है। लेकिन यह सब इन सब बातों के बारे में सोचने का नहीं है। यह सब सोचने के बाद दीनानाथ अमर से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहां पर उड़ते हुए विक्रम वेदी आ जाता है और दीनानाथ को देखते हुए कहता है, दीनानाथ क्या हुआ? तुम इतनी रात को मुझसे मिलने के लिए आए हो, कुछ हुआ है क्या? इसके बाद दीनानाथ अमर और विक्रम को सब कुछ बता देता है कि वह यहाँ पर क्यों आया है और उन्हें दक्ष की तस्वीर भी दिखाता है। दक्ष की तस्वीर देखकर अमर और विक्रम वेदी के मुंह से दक्ष का नाम निकलता है, जिसे सुनकर दीनानाथ कहता है, क्या तुम दोनों इस लड़कों को जानते हो? इसके बाद अमर और विक्रम वेदी भी दक्ष के बारे में सब कुछ दीनानाथ को बता देते हैं, जिसके बाद दीनानाथ को सब कुछ समझ आ जाता है। इसके बाद दीनानाथ विक्रम वेदी और अमर को लेकर वहां से निकल जाता है और अपने साथ कुछ और योद्धाओं को भी अपने साथ ले जाते हैं। सुबह के वक्त विक्रम सिटी में बहुत से लोग विक्रम सिटी के मैदान की तरफ जा रहे हैं और सभी के साथ कोई ना कोई नौजवान लड़का या लड़की है और उनके हाथों में किसी न किसी तरह का हथियार जरूर मौजूद है। यह सब विक्रम सिटी के रहने वाले हैं। एक लड़की जिसके हाथ में धनुष और पीठ में बहुत सारे तीर, वह लड़की अपने साथ चल रहे हैं। इंसान जिसने अपने सर को काले कपड़ों से ढक रखा है, उससे कहती है, पिताजी आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे आज शिकार के लिए जंगल जाना था। जिसके जवाब में वह कहता है, बेटी सिलोचना तुम मुझसे पूछती थी ना कि तुम कहाँ पर लोगों का हराकर अपना नाम और परिवार का नाम रोशन कर सकती हो, है ना? हाँ पिताजी, तो क्या मैं यहाँ पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती हूँ? वह लड़की सिलोचना अपने पिता से कहती है। जिसके बाद वह इंसान कहता है, हाँ तुम सही समझी, अब अपने सर को ढक लो ताकि हम सबकी नजरों से दूर रह सके। इसके बाद वह लड़की भी अपने आप को काले कपड़े से ढक लेती है और मैदान के अंदर चले जाते हैं। वह मैदान बहुत ही बड़ा है, जिसमें बहुत से लोगों के बैठने की जगह बनी हुई है और मैदान की एक तरफ एक बहुत बड़ा मंच बना हुआ है, जिसमें कुछ मुख्य लोगों के बैठने की जगह बनी हुई है।
सबसे बीच में एक बड़ा सा सिंहासन लगा हुआ है जिसमें एक हट्टा खट्टा इंसान बैठा हुआ है और उसके अगल बगल के दो कुर्सियों पर दो लड़के बैठे हुई है जो उसके बेटे हैं। एक विनय है और एक विक्की है। उस जगह पर और भी तीन नौजवान बैठे हुए जिनमें दो लड़के और एक लड़की है जिनकी जानकारी बाद में मिलेगी। उन सभी के सामने सुनहरे कवच में सेनापति मोहनलाल खड़ा हुआ है और जिसके चेहरे पर थोड़ी चिंता है। तभी उसके पास उसका भाई अनुज आता है और कहता है, भैया मने अभी का तक कोई भी पता नहीं चला है, यहाँ तक कि उसके साथ जो 10 शूरवीर योद्धा गए थे उनका भी कोई अता पता नहीं है। लगता है मने उनके साथ कहीं घूमने निकल गया है। लेकिन मोहनलाल उसे बिना देखे और सामने की और बैठी जनता की तरफ देखते हुए कहता है, पता लगाओ वह कहाँ है। अगर वह पिताजी के सामने चला गया और माँ के बारे पूछने लग गए और उसने बता दिया कि हमने माँ के साथ क्या क्या जुल्म किए हैं, फिर तो पिताजी हमें बहुत बड़ी सजा देंगे और हमें इस विक्रम सिटी से भी हाथ धोना पड़ेगा। यहाँ तक वह बुढ़ा विक्रम वेदी और दीनानाथ और शेरा और वह बिंदिया भी पिताजी का साथ देने के लिए आगे खड़े रहेंगे। इसलिए जल्दी से मनय का पता लगाओ और उसे कुछ दिन अपने साथ ही रखो और उस लड़के दक्ष का भी पता लगाओ। मुझे वो भी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जाओ, अब यहाँ से जाओ। अनुज के वहां से जाने के बाद मोहनलाल एक नजर सभी तरफ दौड़ाता है और फिर उसकी नजरें दो लोगों के पास जाकर रुक जाती है जो लोग काले कपड़ों से ढके हुए हैं और उन्हें देखकर कहता है, अच्छा तो तुम दोनों भी यहाँ आए हो। इसके बाद मोहनलाल विक्रम सिटी के किंग विश्वास वेदी के पास चला जाता है और कहता है, सिलोचन और उसकी बेटी सिलोचना भी यहाँ आई हुई है, इसलिए आप अपने दोनों बेटों को संभल कर रहने को कह दीजिए। अच्छा तो वह भी यहाँ आया हुआ है, फिर तो आज बहुत मजा आने वाला है, विश्वास वेदी एक मुस्कुराते हुए कहता है। इसके बाद वह अपने दोनों बेटों को देखते हुए कहता है, बच्चों इस मुकाबले में एक ऐसा इंसान भी आया हुआ है जिसके शिष्य बहुत ही खतरनाक और काबिल होते हैं। वह इस बार अपने शिष्यों में से किसी एक शिष्य को इस मुकाबले में उतारने वाले हैं जिससे तुम्हें संभल कर रहना है। जिसके बाद उसके दोनों बेटे हाँ में अपना सर हिलाते हैं और विक्की कहता है, लेकिन पिताजी वह इंसान कौन है और आपने हमें उनके पास ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं भेजा, क्योंकि तुम दोनों उस समय इतने काबिल नहीं थे और वह उन्हीं लोगों को अपना शिष्य बनाता है जो उसके मंसूबों पर खरा उतरता है और शायद ही तुम दोनों उसके मंसूबों पर खरे उतरते। विश्वास वेदी अपने बच्चों से कहता है। जिसके बाद विनय तीन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लेकिन पिताजी मेरे दोस्त भी किसी से कम नहीं है। यहाँ पर काला भेड़िया दल के लीडर का बेटा काली, विकराल दल के लीडर का बेटा विहान और बिच्छू दल के लीडर की बेटी हिंसा भी यहाँ मौजूद है जो किसी से कम ताकतवर नहीं है। काली अपने दल के 30 शूरवीर योद्धाओं की टुकड़ी का लीडर है जो किसी से कम नहीं है। विहान के नीचे 20 शूरवीर योद्धा 10 महाशूरवीर योद्धा काम करते हैं और हिंसा तो 130 शूरवीर योद्धा और 70 12वें स्तर के सैनिकों की लीडर है। जिसके जवाब में विश्वास शांत भाव में कहता है, तुम सब ने अभी तक बाहरी दुनिया नहीं घूमी है और जो लोग तुम्हारे नीचे काम करते हैं वह तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों के औहदे की वजह से मिली है, वरना बाकी लोग तो अपने दम पर अपनी ताकत का लोहा मनवाते हैं, वो भी लोगों के ऊपर जीत हासिल करके या फिर सामने वाले को जान से मार के। इसलिए तुम ताकत का असली मतलब नहीं समझ पाओगे। अब मुकाबले पर ध्यान दो और इस मुकाबले को जीत के मुझे दिखाओ, तब मानो कि तुम वाकई में ताकतवर हो। इसके बाद एक खूबसूरत लड़की जो वही पास ही में बैठी है वह अपने शाही अंदाज में कहती है, विश्वास जी शायद आप बिच्छू दल को कमतर आंक रहे हैं और मुझे भी, मैं एक शूरवीर योद्धा हूँ लेकिन मैं एक विद्वान तक को हरा सकती हूँ, भले ही मैं उन्हें मार ना सकूं। देखते हैं कि मेरे बेटों के दोस्त आखिर कितने ताकतवर हैं, मैं भी देखूं आखिर मेरे बच्चों ने किस तरह के ताकतवर दोस्त बनाए हैं। विश्वास वेदी मुस्कुराते हुए कहता है और मैदान की तरफ देखने लगता है।
इसके बाद मैदान एक किनारे पर एक ऊंचे मंच पर एक सैनिक खड़ा हुआ। वह जोर से चिल लाते हुए कहता है, विक्रम सिटी आप सभी योद्धाओं का इस मुकाबले में स्वागत करता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल यहाँ के लीडर विश्वास वेदी इस मुकाबले का आयोजन करते हैं ताकि वह अपने योद्धाओं में और भी योद्धाओं को शामिल कर सके और विक्रम सिटी की ताकत को और भी बढ़ा सके। लेकिन यह आप सभी योद्धा के शक्तियों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब लीडर महासम्राट बन चुके हैं, इस वजह वह अब यहाँ के किंग है और वह यहाँ के किंग कहे जाते हैं। और इस बार उनके दोनों बेटे इस मुकाबले में भाग लेने वाले हैं। अगर किसी योद्धा ने उन्हें हरा दिया तो हमारे राजा उसे 1 लाख सोने के सिक्कों का इनाम देंगे और साथ ही 100 एनर्जी क्रिस्टल भी। सेनापति मोहनलाल की आवाज सुनकर उस बड़े से मैदान में सन्नाटा पसर जाता है। आखिर सेनापति मोहनलाल ने कुछ कहा ही ऐसा था। मैदान में छाए सन्नाटे को देखकर सेनापति मोहनलाल आगे कहता है, तो फिर चलो अब मुकाबला शुरू करते हैं। नियम तो आप सबको पता ही होगा, इसलिए मैं नियमों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। सबसे पहले निचले स्तर के योद्धा मुकाबला करेंगे, फिर ऊपरी स्तर के योद्धा। इतना कहने के बाद सेनापति मोहनलाल एक सैनिक को आगे संभालने को कह देता है, जिसके बाद वह एक तरफ जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वह सैनिक आगे कहता है, सबसे पहले सभी लोग मैदान के बीचों बीच आ जाएं, जिस किसी को भी इस मुकाबले में भाग लेना है। इतना कहने के बाद मैदान में बैठे बहुत से योद्धा अपनी जगह से उठते हैं और छलांग लगाकर मैदान में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वह सैनिक सभी को देखते हुए कहता है, अब सभी एक साथ सभी से लड़ना होगा, लेकिन इसमें किसी की जान लेना मना है। इसलिए आखिर में जो 6 योद्धा बचेंगे उन्हें फिर 2-2 की जोड़ी में बांटा जाएगा और उन्हें एक एक करके मुकाबला करना होगा। यह आज के मुकाबले का नियम है। अगर आप में किसी को भी यहाँ से बाहर जाना है तो बाहर जा सकता है, और अगर को मुकाबले के दौरान हार मान लेता है तो वह मैदान से हटकर मैदान के बाहर आ जाए। उसमें पर कोई भी हमला नहीं होगा। तो अब मुकाबला शुरू करे। उस सैनिक की बात खत्म होते ही मैदान में इकट्ठा सभी योद्धा लड़ने लगे। सभी शरीर से शक्तियां का ऑरा निकल रहा है, अलग अलग तरह की, लेकिन सभी से अलग। शिलोचना मैदान के बीचों बीच अपने हाथ के एक वार से ही बाकी लोगों के ऊपर वार करके उसे वहीं पर बेहोश कर देती है, जिसे देखकर सभी उससे दूरी बनाकर मुकाबला करने लगे। यही आल विनय का भी है, उससे भी लोग कुछ दूरी बनाकर लड़ने लगे। इनके अलावा 4 लोग और भी थे, लेकिन वह ग्रुप में खड़े हुए हैं और वह लोग ग्रुप में ही लड़ रहे थे। उन चारों ने खुद को सफेद कपड़ों से ढक रखा है और वह लोग एक मैदान के बीच में खड़े हैं। वह लोग पास आने वाले सभी लोगों को बुरी तरह पीटकर एक तरफ फेंक देते हैं, किसी के हाथ तो किसी के पैर तोड़ देते। आखिर में फिर 6 योद्धा बचते हैं, जिनमें विनय, सिलोचना और वही 4 सफेद कपड़ों से ढके योद्धा है। इसके बाद वही सैनिक जो वहां का होस्ट है, वह आगे कहता है, हमें हमारे 6 योद्धा मिल चुके हैं, अब इनके बीच मुकाबला होगा। लेकिन अगर मुकाबले के बाद किसी को मुकाबले के विजेता से लड़ना हो तो वह लड़ सकता है, और अगर कोई विजेता को हरा देता है तो उसे 1 लाख की जगह 1,50,000 सोने के सिक्के मिलेंगे और 100 एनर्जी क्रिस्टल की जगह 200 एनर्जी क्रिस्टल मिलेंगे। इसके बाद सभी मुकाबले के शुरू होने का इंतजार करने लगे। इसके बाद सैनिक ने सभी योद्धाओं को अपना अपना परिचय देने को कहा, जिसके बाद विनय कहता है, मुझे अपने बारे में बताने की को भी जरूरत नहीं है, इसलिए बाकी अपने बारे में बताए। जिसके बाद 4 लोग आगे आते हैं और एक एक करके अपने सर से सफेद कपड़ा हटा देते हैं। जिसके बाद उन चारों का चेहरा सभी को दिखाई देने लगता है, जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मैदान में मौजूद सभी लोग उन चरों को देखकर हैरान हो गए हैं, लेकिन साथ ही उनके चेहरे पर एक चमक भी है, जिसमें उनमें 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, और उनके चेहरे पर एक एक छोटी सी काले रंग की लकीर बनी हुई है, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति है।
लेकिन कुछ लड़के तो उन दोनों लड़कियों को ही देख रहे हैं। तभी उनमें से एक लड़का सामने आता है और कहता है, मैं पश्चिमी क्षेत्र से मानव और मेरे साथ खड़े लड़के का नाम अभय है और यह दोनों लड़कियां नैना और सुन्ना है। हम चारों ही पश्चिमी क्षेत्र के योद्धा है और हम चारों ही 17वें स्तर के विद्वान योद्धा है। इसके बाद फिर सिलोचना आगे आती है और अपने सर से काला कपड़ा हटाती है और कहती है, मैं सिलोचना मास्टर सिलोचन की बेटी। यह सुनकर वहां पर सन्नाटा छा जाता है। तभी विनय सिलोचना की तरफ देखते हुए खुद से कहता है, वाह क्या बात, यह तो मेरी देखी हुई आज तक की सबसे खूबसूरत लड़कियों में दूसरे नंबर की लड़की है। पहली तो वो माउंटेन विलेज की लड़की समीरा है, उसके बाद यह, लेकिन यह तो उससे बहुत खतरनाक जान पड़ती है। लेकिन मैंने भी कुछ ही दिनों ने अपनी शक्तियों को एक विद्वान स्तर तक पहुंचा लिया है। तभी सेनापति अपनी जगह से खड़ा होता है और सिलोचन की तरफ देखते हुए कहता है, लीडर सिलोचन, मैं खास तौर पर आपका विक्रम सिटी की तरफ आपका स्वागत करता हूं। जिसके बाद सिलोचन अपना चेहरा सबके सामने ले आता है, जिसे देखकर सभी सिलोचन को ही देखने लगते हैं। सिलोचन ने काले कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वह 30 साल के आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। कोई कह नहीं सकता है कि उनकी एक जवान बेटी भी है। जिसके बाद सभी ने सिलोचन के आसपास बैठे सभी लोगों ने हाथ जोड़कर सिलोचन को नमस्ते किया। इसके बाद सभी मुकाबले में ध्यान देने लगे। सिलोचना ने पश्चिमी क्षेत्र के नैना को चुनौती दी। विनय ने अभय को, आखिर में बचे सुनैना और मानव। तो सुनैना ने अपनी हार मान ली और मानव आगे कर दिया। क्योंकि वह लोग एक साथ है, इसलिए हार जीत उनके लिए कुछ भी नहीं था। इसके बाद अभय और विनय की बारी आई। अभय और विनय मैदान के बीचों बीच आ गए। विनय ने अपने स्पेस रिंग से एक एक तलवार निकाली जिससे लाल रंग से चमक रही है, और अभय ने भी अपने स्पेस रिंग से एक तलवार निकाली जिससे सफेद रंग की रोशनी निकल रही है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अभय के चेहरे पर शांति तो विनय के चेहरे पर एक घमंड है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं और दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिसकी आवाजें वहां पर गूंजने लगती है। जिसके बाद वह दोनों इतनी तेजी से हमला कर रहे थे कि कुछ लोगों को तो उनके हमले दिखाई तक नहीं दे रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते विनय की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। जिसके बाद विनय अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है। विनय के हाथों से लाल रंग की शक्तियां निकलने लगती है और हवा में लाल रंग के खून जैसी तीर तैयार हो जाती है, और फिर वह सब तीर तेजी से अभय की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन अभय अपनी जगह से नहीं हटता है। जैसे ही वह सब तीर अभय के पास पहुंचते हैं, अभय सभी तीरों को तेजी से डोज करने लगता है और वह सभी नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन एक भी तीर अभय को छू तक नहीं पाते है। यह देखकर विनय को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वह फिर दौड़ते हुए अभय के पास जाता है और अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगता है। जिसके बाद अभय को भी अपनी ताकत लगाकर लड़ाई करनी पड़ती है। जिसके बाद दोनों के शरीर से ही शक्तियों का खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। अभय के शरीर से सफेद तो विनय से शरीर से लाल, और अब वह हाथ पैर का इस्तेमाल करके लड़ने लगे। हाथ हाथ से टकराने लगे, पैर पैर से टकराने लगे। कभी विनय अभय को पंच मारता तो कभी अभय विनय को पंच मारता। जिसके बाद दोनों के शरीर पर कुछ ना कुछ चोटें आ गई, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। जिस कारण दोनों ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला करने लगे। लेकिन तभी सबसे नजरों से बचते हुए विनय ने धीरे से कुछ अपने मुंह में रख लिया। जिसके बाद उसके शरीर से निकलती लाल रंग की शक्तियां गहरे लाल रंग की होने लगी। यह देखकर सिलोचन ने कहा, मुकाबले में धोखा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह सब नियम लागू नहीं है, वरना मैं अभी इस विनय की धोखेबाजी सबको बता देता। खैर चलो, कोई बात नहीं, लगता है यह विनय कुछ ही देर में महाविद्वान बनने वाला है। इसके बाद तो कोई भी इसे हरा नहीं पाएगा। अब तो ऊपर वाला ही अभय को बचाए, नहीं तो यह पागलपन में उसे जान से मार डालेगा।
अभय को भी पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद फिर अभय थोड़ी दूर हट जाता है क्योंकि वह भी जान चुका है कि वह अब विनय को हरा नहीं सकता है। इस वजह से अब विनय के हमलों से बचने की कोशिश करने लगा। यह देखकर सभी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और अब अभय विनय को नहीं हरा सकता है। और देखते ही देखते अभय के शरीर में बहुत सारे चोटें आ गई और मुंह से भी खून आने लगा और उसके सफेद कपड़ों में भी लाल खून के छींटे दिखाई देने लगे और अभय की हालत खराब हो गई। तभी अभय जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं अपनी हार मानता हूँ। सभी को अभय की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद सभी समझ गए कि वह हार चुका है। लेकिन तभी सभी ने देखा कि विनय नहीं रुका। वह तेजी से दौड़ते हुए अभय की तरफ ही बढ़े जा रहा है। उसके दाएं हाथ मुट्ठी में लाल रंग शक्तियां इकट्ठी है, जिसमें खतरनाक शक्तियां मौजूद अही अगर वह हाथ अभय से टकराया तो वह मारा भी जा सकता है। यह देखकर अभय कहता है, विनय रुको, तुम मुकाबले के नियम तोड़ने जा रहे हो। लेकिन विनय नहीं रुकता है और वह अपने हाथ को सीधे अभय के सीने की तरफ तेजी से बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर सिलोचन उसे रोकने के लिए अपनी जगह से उठने लगता है। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है, जिस वजह से वह रुक जाता है और कहता है, मुझे इनके बीच अब नहीं आना चाहिए। वहीं मंच पर बैठे विश्वास को भी कुछ महसूस होता है, जिस वजह से वह विनय को चिल्लाते हुए कहता है, विनय रुक जाओ। लेकिन विनय तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसकी मुट्ठी अचानक ही अभय के सीने पास आकर रुक गई, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। उस वार को रोकने वाल एक इंसान है जिसने विनय की कलाई को पकड़ रखी है। यह विक्रम सिटी के किंग का पिता विक्रम वेदी है, जिसके शरीर से बहुत सारी शक्तियां निकल रही है, जिसे देखकर विनय घबरा गया और वह विक्रम को देखते हुए कहता है, दादाजी आप। लेकिन विक्रम उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसके सीने पर धीरे से वार करता है, जिससे वह दूर मैदान की दीवार से जाकर टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। और फिर वह विनय को देखते हुए कहता है, शायद तुम नहीं जानते हो कि यह सिर्फ एक मुकाबला है, इसमें किसी की जान लेना मना है। लेकिन तुम जो अपनी हार मान चुका है उस पर जानलेवा हमला कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? लगता है मेरे जाने के बाद यहाँ के नियम कानून बदल चुके हैं। विक्रम की बात सुनकर विनय अपना सर झुका लेता है और वह मैदान के किनारे आ जाता है और अभय भी मैदान के किनारे जाकर अपने साथियों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद विश्वास अपनी जगह से उठता है और अपने पिता को हाथ जोड़कर कहता है, पिताजी आप आखिरकार यहाँ आ ही गए। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। लेकिन तभी विक्रम कहता है, मुझे तो यहाँ आना ही था। इसके बाद विक्रम आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सब बाहर आ जाओ। इतना कहते ही आसमान में बहुत सी खतरनाक शक्तियां महसूस होने लगी, जिसके बाद वहां पर बहुत से लोग दिखने लगे, जिनमें अमर, दीवा, दीनानाथ, बिंदिया, शेरा और मनोहर भी मौजूद है। सेनापति मोहनलाल की नजर मनोहर पर चली जाती है, जो उसे ही देख रहा है, जिसे देखकर सेनापति मोहनलाल खुद से ही कहता है, कहीं पिताजी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया है, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यह सब सोचने का कोई मतलब नहीं है। शायद वह सिर्फ मुझे देख रहे हैं, क्योंकि वह मुझे बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं। इसके बाद विक्रम अपने बेटे विश्वास के पास जाता है और विश्वास उसे अपनी जगह में बिठाता है और मनोहर भी मोहनलाल की जगह पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद विक्रम सभी लोगों को देखते हुए कहता है, मैं यहाँ सिर्फ अपने शहर को बचने के लिए आया हुआ हूँ। भले ही मैं यहाँ से दूर रहूँ, लेकिन जब भी इस शहर में मुसीबत छाएगी मैं सबसे पहले मौजूद रहूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मुकाबले को जारी रखते हैं, तो मुकाबले आगे बढ़ा। इसके बाद सैनिक कहता है, आगे मुकाबले के लिए योद्धा आगे आए। इसके बाद नैना और सिलोचना मैदान के बीचों बीच आ जाती है
अपने अपने स्पेस रिंग से एक धनुष निकाल लेते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सब लोग देखते हैं कि दोनों ने एक साथ धनुष निकाला, जिसका मतलब दोनों ही तीर चलाने में महारथी है। इसके बाद दोनों के धनुष में एक एक तीर दिखने लगता है। नैना के तीर सफेद रंग से चमक रहे हैं तो सिलोचना के हरे रंग से। इसके बाद दोनों एक एक करके तीर छोड़ने लगे और लगातार, और दोनों ही एक दूसरे के वार से बचने लगे और साथ ही हमला भी करने लगे। दो खूबसूरत लड़कियां, लेकिन इतनी ताकतवर, अगर उनका वार किसी को लग गया तो जरूर ही बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे पर तीरों से हमला करते रहे, लेकिन फिर नैना ने कहा, लगता है हम दोनों को कुछ और तरीके से लड़ना चाहिए, तभी हम जीत हार का फैसला कर पाएंगे। नहीं तो हम तीर चलाते रहेंगे और हम में से कोई भी जीत नहीं पाएगा। जिसक ए बाद दोनों तीर कमान अलग करके शक्तियों से हमला करने लगे। उन दोनों के हमले एक दूसरे सेट कराकर फट जाते हैं और बहुत जोरदार आवाज गूंजती, जिसे वहां बैठे लोगों को अपने कान तक ढकने पड़ते हैं। तभी एक और जोरदार धमाका होता है, जिससे वहां पर धूल छा जाती है। लेकिन जब धूल छटता है तब सब देखते हैं कि सिलोचना ने एक छोटा सा खंजर नैना के गले में टिका कर रखा हुआ है। तभी नैना के मुंह से आवाज निकलती है, मैं हार मानती हूँ, तुम जीती मैं हारी। इसके बाद सिलोचना उसके गर्दन से खंजर अलग करती है और उस खंजर को नैना को देते हुए कहती है, तुम्हारा खंजर बहुत ही अच्छा है। इसके बाद फिर सैनिक कहता है, अब हमारे पास 3 योद्धा बचे हैं, एक पश्चिमी क्षेत्र से मानव, दूसरे राजकुमार विनय और तीसरे मास्टर सिलोचन की बेटी सिलोचना। अब अगला मुकाबला सिलोचना और मानव के बीच होने वाली है और फिर जो जीतेगा उसका मुकाबला राजकुमार विनय के साथ। आगे के कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।